असली जासूस। एक जासूस किस हद तक दुश्मन देश का भरोसा जीत सकता है, ये समझने के लिए काफी है कि उसे दुश्मन देश खुद ही रक्षा मंत्री बनाने का ऑफर दे दे। ये जासूसी की कहानी उस शख्स की जिससे सरेआम चौराहे पर फांसी दी गई। जिस देश ने जासूसी के लिए भेजा था वो शव की मांग करता रहा, लेकिन उसकी लाश तक नहीं लौटाई गई। लेकिन दूसरे देश ने भी हार नहीं मानी। फिर वो उस जासूस की मौत के करीब 53 साल बाद उसकी लाश तो नहीं ला पाए, लेकिन निशानी के तौर पर जासूस की बेहद सी खास घड़ी जरूर ले आया। ये कहानी उन दिनों की है, सीरिया और ईरान में युद्ध हो रहे थे। उस वक्त इस इंसान ने ईरान के लिए जासूसी करी। नाम एली कोहेन, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद का जासूस। इस शख्स ने इजराइल के लिए दुश्मन देश सीरिया में जासूसी की, लेकिन इनका जन्म 26 दिसंबर साल 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ था। वैसे एली के पिता मूल रूप से सीरियाई ही थे, लेकिन साल 1914 में सीरिया से मिस्र आ गए थे। इसके बाद जब इजराइल बना तब मिस्र से कई यहूदी परिवार यहाँ से निकले थे। फिर 1949 में एली का परिवार इजराइल में बस गया था। कोहेन की शुरुआती पढ़ाई मिस्र में हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई के बाद एली इजराइल खुफिया विभाग में दिलचस्पी बढ़ती चली गई, क्योंकि एली की अरबी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा पर जबरदस्त पकड़ थी। इसलिए साल 1955 में जासूसी का एक कोर्स किया। इसके बाद साल 1960 में इजराइल खुफिया विभाग में भर्ती हुए। शुरू में उन्होंने ट्रांसलेटर एंड अकाउंटेंट के रूप में काम किया। फिर कई भाषाओं के साथ आसानी से किसी का भरोसा जीतने का गुण देखकर इन्हें दूसरे देश में जासूसी कराने का निर्णय लिया गया। कहा जाता है कि जासूस की जिम्मेदारी देने से पहले मोसाद ने बाकायदा इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी। इसके बाद साल 1961 में कोहेन को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स भेजा गया। यहाँ वो बतौर सीरियाई मूल के कारोबारी के तौर पर एक बिजनेस शुरू किया था। इसके बाद वो धीरे धीरे वहां रहने वाले सीरियाई लोगों के संपर्क में आए और फिर सीरियाई के दूतावास तक पहुंच बना ली। क्योंकि इनका नेचर जल्दी घुलने मिलने की रही है, इसलिए वो जल्द ही सीरियन एम्बेसी के अधिकारियों से दोस्ती कर ली। फिर भरोसा जीतने में सफल भी रहे। उस समय सीरियन मिलिट्री के रौबदार अधिकारी अमीन अल हफीज के भी संपर्क में आ चुके थे और इनका भी वैसे ही भरोसा जीत लिया जैसे पहले के अधिकारियों का जीता था। इस तरह वो सीरिया की राजधानी दमिश्क में पहुंच गए। वो साल 1962 था जब एली दमिश्क में आकर वहां की सत्ता में अपनी पहुंच बनाने लगे। अब सीरियाई की खुफिया जानकारी अपने ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल को भेजने लगे थे। एली की पकड़ ऐसी हो गई थी कि वो इजराइल से युद्ध में उनकी बातों पर तुरंत भरोसा कर लेते थे, जिसका कोहेन अपनी खुफिया एजेंसी को जरूरी जानकारी भेजते थे। एली से जुड़ा सबसे जबरदस्त एक किस्सा है, वो ये कि एक बार सीरियाई सैनिकों की लोकेशन के बारे में इजराइल को जानकारी थी। इससे जहां सैनिक थे वहां काफी गर्मी थी। ऐसे में एली ने वहां यूकेलिप्टस के पेड़ लगवाने की बात कही। सीरियाई सैनिक मान गए और वहां लंबे लंबे यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए गए। अब इन पेड़ों के जरिए इजराइल को सैनिकों की जानकारी मिल गई थी। इसी बीच साल 1963 में सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ। यहाँ अब बाथ पार्टी को सत्ता मिली और इस नई सियासत में ऐसे कई लोग थे जो अर्जेंटीना के जमाने से कोहेन के दोस्त थे। और फिर बस क्या था, कोहेन की राजनीतिक पहुंच और बढ़ गई। इस सत्ता के तख्ता पलट को अमीन अल हफीज की अगुवाई में किया गया था, लिहाजा अमीन ही राष्ट्रपति बने। अब अमीन को कोहेन पर गजब का भरोसा था और ये भरोसा ऐसा था कि एक बार तो उन्होंने एली को डिप्टी रक्षा मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया था, लेकिन फिर ये पद किसी वजह से नहीं मिल पाई थी। लेकिन भरोसा वैसा ही था। कहा जाता है कि एक बार जब इजराइल और सीरिया में लड़ाई हुई थी तब उन्हीं यूकेलिप्टस पेड़ों की वजह से सीरियाई सेना को हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि ज्यादा आत्मविश्वास भी कई बार भारी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ एली के साथ। दरअसल सीरियाई सेना इतनी ज्यादा कोहेन पर भरोसा करने लगी थी कि वो इजराइल के निर्देशकों को भी नजरअंदाज करने लगे थे। इजरायली खुफिया एजेंसी ने कहा था कि वो सीरिया में रहते हुए रेडियो ट्रांसमिशन दिन में सिर्फ एक बार करे,
लेकिन कोहेन एक दिन में ही कई बार रेडियो ट्रांसमिशन करते थे। कहा जाता है कि सीरिया की जबरदस्त तैयारी के बाद भी जब इजराइल सेना को भनक लग जाती थी तब शक होने लगा था। इसलिए सीरियाई सेना ने सीरिया के राष्ट्रपति के रक्षा सलाहकार अहमद सुदानी ने सुराग तलाशना शुरू किया। उन्होंने सोवियत संघ रूस में रेडियो ट्रांसमीटर को ट्रैक करने वाला डिवाइस मंगवाया। फिर उसी डिवाइस की मदद से एली को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। कहा जाता है कि साल 1965 में अहमद ने एली उर्फ कामेल अमीन थाबेट बने इजरायली जासूस को उनके घर में ही पकड़ लिया था। इसके बाद एली से कई दिनों तक पूछताछ की गई। फिर जासूसी करने का सैन्य मुकदमा चलाया गया और फिर उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। साल 1966 में राजधानी दमिश्क में एक चौराहे पर सरेआम एली को फांसी दे दी गई थी। हालांकि फांसी से पहले इजराइल ने सजा माफी के लिए काफी कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। यहाँ तक कि सीरिया ने इजराइल को एली का शव भी नहीं दिया था। इसलिए मौत के करीब 53 साल गुजरने के बाद साल 2018 में किसी तरह इजराइल को कोहेन की एक घड़ी पाने में जरूर सफलता मिली थी। ये घड़ी मिलने के बाद उस समय के इजरायली प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कोहेन की पत्नी नाडिया को वो घड़ी दे दी थी। कोहेन की मौत के बाद एकमात्र निशानी के रूप में आज भी वो घड़ी है। आपको बता दें, कुछ इसी तरह की कहानी से इंस्पायर्ड हो सकती है शाहरुख की फिल्म पठान भी, जिसमें वो अपने देश के लिए कुछ भी कर दिखाने का रोल करेंगे। आपको बता दें, यशराज फिल्म्स 2023 में एक नहीं बल्कि दो बड़े धमाके करने वाला है। एक तरफ शाहरुख खान की पठान है तो दूसरी तरफ सलमान खान और कटरीना कैफ की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी की फिल्म टाइगर 3 भी रिलीज होगी। इन दोनों की फिल्म से आदित्य चोपड़ा भारतीय जासूसों पर अपनी नई स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, पठान और टाइगर 3 की कहानी जुड़ी हुई है। वो कैसे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।